नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1742-1956 के यूनिट 2 ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका टॉपिक है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, भारतीय धन का निष्कासन। हमने प्रारंभ में पढ़ा कि 1600 ईस्वी 1600-1700 के मध्य यूरोप की कुछ ऐसी कंपनी के रूप में लोग भारत में प्रवेश किया, जो व्यापारिक दृष्टि के रूप में उन्होंने भारत में प्रवेश किया। उन्होंने अपने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए नावों के माध्यम से या जलमार्ग के माध्यम से भारत में आए। कुछ कंपनी सूरत और केरल के तट पर आई और कुछ कालीकट तट मद्रास के आसपास उन्होंने अपना व्यापार वाणिज्य शुरू किया। उनमें से एक 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार वाणिज्य के लिए आई, उसका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना था या धन एकत्रित करना था। आर्थिक क्षेत्र में उसकी भूमिका बढ़ती गई और उसने तो जहांगीर से अर्थ की या व्यापार की अनुमति लेने के बाद उसका व्यापार धीरे धीरे प्रगति की ओर या विकास की ओर बढ़ने लगा। जब इन्होंने यहाँ के पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, फूट आदि के बारे में उन्होंने जब स्टडी की तो उनको ज्ञात हुआ कि वे भारत की सत्ता को भी हथिया सकते हैं। परिणामतः प्रारंभिक कारण तो उनको यहाँ से ज्ञात हुआ, लेकिन 1756 से 1763 के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय भी भारत में सत्ता को अधिकृत करने का कारण बन गया, क्योंकि भारत में अधिकाधिक रूप से फ्रांसीसियों के द्वारा सैनिक प्रशिक्षण लिया जाता था और व्यापार किया जाता था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1763 के बाद में यहाँ के अर्थव्यवस्था पर या यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश शासन में भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषता बढ़ती हुई भारत की निर्धनता का कारण बन गई थी। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे घातक प्रभाव भारतीय पूंजी तथा अन्य वस्तुओं का भारत से इंग्लैंड की ओर जाना हुआ था। भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, एशिया का ग्रेनरी अन्न भंडार था, अब अकाल व सूखे की स्थिति में पहुंच रहा था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 19वीं शताब्दी के पूर्व तथा 19वीं शताब्दी के बाद के भारत की आर्थिक व्यवस्था के इस शार्प जो डिफरेंस दिखाई दिया, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसे नेताओं का ध्यान गया और उन्होंने अंग्रेजी शासन की शोषण की प्रवृत्ति को समझा तथा ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख अंग भारत से धन का निष्कासन करना है और धीरे धीरे धन की निकासी भारत की निर्धनता और पिछड़ेपन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनती जा रही है। यदि दादाभाई नौरोजी इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते तो शायद भारत अधो स्थिति में पहुंच जाता। धन निकासी के दो पहलू थे, आंतरिक धन निकासी इंटरनल ड्रेन और बाह्य धन निकासी एक्सटर्नल ड्रेन। बिना आंतरिक धन निष्कासन के बाह्य धन निष्कासन संभव नहीं था। बाह्य धन निष्कासन के लिए कच्चा माल तथा खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था। अत्यधिक भूमि कर, सिंचाई कर, अन्य करों के दबाव में किसान अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, जो निर्यात की जाती थी। इस प्रकार गांव का धन वस्तुओं के रूप में बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में निष्कासित होने लगा। यह आंतरिक निकासी थी। इसका ज़्यादा लाभ गरीब किसानों को नहीं होता था। सरकार की आय का 75% भाग से भी अधिक भाग गांवों से प्राप्त होता था।
परंतु राजस्व का नगण्य भाग गांव पर खर्च किया जाता था। व्यय का 60% भाग प्रशासन, रक्षा तथा शांति आदि मुद्दों पर खर्च होने लगा। इस प्रकार गांव से वसूल किया गया कर नगरों में खर्च होने लगा था। शहर से यह धन आगे इंग्लैंड भेजा जाने लगा था। यह बाह्य धन निकासी थी जिसका देश को कोई भी लाभ नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन प्रारंभ से इस कोशिश में लगा रहा था कि किसी न किसी युक्ति से बिना कुछ दिए अथवा कम राशि देकर भारत का माल इंग्लैंड की ओर भेज सके, चाहे वह कच्चे माल के रूप में, वेतन के रूप में या फिर अन्य रूप से। यह अवसर उसे प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हो सका, जब कंपनी ने भारत में लूट के युग की शुरुआत की। कंपनी ने भारत को न केवल व्यापार के क्षेत्र में ही लूटना प्रारंभ किया, वरन अपनी इच्छा से नरेशों को गद्दी पर बिठाकर उनसे नजराना व उपहार लेने प्रारंभ कर दिए। अंततः कंपनी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वह एक औंस भी सोना खर्च किए बिना समूचे भारत पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफल हो गई। धन निर्गम कितनी मात्रा में किया जाता था, इसका भी दादाभाई नौरोजी ने खुलासा किया। उनका कहना था 1859 में जॉर्ज विनगेट ने इसका अनुमान 1834 से 51 तक 42,21,611 पाउंड प्रति वर्ष किया जाना बताया। 1901 में विलियम डिग्बी ने 1757 से 1815 तक का कुल अनुमान 1000 मिलियन पाउंड के लगभग बताया। 1834 के बाद भारतीय तथा अंग्रेज विद्वानों द्वारा धन निर्गम की राशि के कई विश्वसनीय मूल्य निरूपण किए। 1828 में मार्टिन मॉन्टगोमरी ने इसका अनुमान 30,000 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष की दर से लगाया। दादाभाई नौरोजी, जी.बी. जोशी, आर.सी. दत्त जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने 1883 से 92 तक के 10 वर्षों में यह राशि 359 करोड़ निश्चित की। 1901 के बाद 30 से 40 करोड़ प्रतिवर्ष निर्धारित होने लगी। हाल ही के वर्षों में विश्वेश्वरैया ने इसका अनुमान 1934 में होम चार्जेज, पेंशन आदि को छोड़कर 121 मिलियन पाउंड लगाया। पैवलोव का कथन है कि 1930 के दशक में अंग्रेजों ने केवल कर के रूप में ही 130 से 140 मिलियन पाउंड प्रतिवर्ष के हिसाब से भारत से प्राप्त किए। ये धनराशि इतनी अधिक थी कि भारत भिलाई जैसे 3 लौह व इस्पात उद्योग प्रतिवर्ष लगा सकता था। इस समस्या का विश्लेषण करने के बाद C.N. वकील इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1834 से 1924 के वर्षों में यह निर्गम राशि 394 मिलियन पाउंड से 591 मिलियन पाउंड के लगभग थी। साम्राज्यवादी शासकों ने भारत का शोषण करने के लिए बहुत ही तरीके निकाले। 1765 में बंगाल की दीवानी हाथ में लेने के बाद व्यापार लाभ के अतिरिक्त आर्थिक लूट का और रास्ता खुल गया। इस प्रकार इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजकर उससे कंपनी के अधिकारी इंग्लैंड में निर्मित सामान का भारत में आयात कर लाभ कमाने लगे। भारत में रेल, अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण देकर कंपनी के लोग ब्याज कमाने लगे थे। मुद्रा परिवर्तन में घाटा भी धन निष्कासन के अच्छे साधन बना रखे थे। कंपनी के विभिन्न अधिकारियों में द्वारा भारतीय नरेशों से जबरदस्ती हड़पे कई तरह से उपहार और अन्य लाभों को अपने देश में धन निष्कासन के अच्छे साधन के रूप में भेजना प्रारंभ
करा। 1813 में जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया तो इंग्लैंड को अन्य कंपनियों के प्रतिस्पर्धा में आ जाने से भारत का कच्चा माल भारी मात्रा में जैसे कपास, नील, जूट, तिलहन, चमड़ा, कॉफ़ी, चाय आदि इंग्लैंड जाने लगा, जिस पर ना तो कोई आयात और ना ही कोई निर्यात कर लगाते थे। यह माल कौड़ियों के माल खरीदा जाकर के इस तैयार माल को भारत में ही ज़बरदस्ती खपा दिया जाता था। इससे इंग्लैंड व उसके व्यापारियों को आशातीत लाभ प्राप्त हुआ। 19वीं शताब्दी के 5वें-6वें दशक में अंग्रेजी पूंजी भारत में लगाई जाती थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती गई। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने ब्रेन ऑफ थ्योरी धन निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित कर ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हित व लाभों को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवाद के माध्यम से, उग्रवाद के माध्यम से और गांधी ने असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारतीयों को बताकर इन आंदोलन को उग्र स्वरूप प्रदान किया। धन्यवाद।